एपिसोड 10 पार्टी में अरशद। सिंघानिया पैलेस। रात के 8 बज चुके थे और पार्टी में गेस्ट का आना शुरू हो गया था। पार्टी पैलेस के फ्रंट गार्डन में ऑर्गेनाइज की गई थी। सब कुछ बेहद ही सुंदर लग रहा था। इसी बीच पार्टी का माहौल अचानक से गर्म हो गया। एंट्रेंस गेट से चलते हुए दो शख्स अंदर आ रहे थे और उनके पीछे उनके असिस्टेंट और सेक्रेटरी भी थे। सभी की नजरें उन पर ही थी। महेंद्र सिंघानिया अपने बेटे देवेंद्र के साथ उनका स्वागत करने के आगे आए। वेलकम देवराज अंकल, आप हमारे बुलाने पर पार्टी में शामिल हुए, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। इस पर मिस्टर देवराज कपूर हंसते हुए बोले, अरे भाई, हमें तो आना ही था, वरना तुम्हारा एक खड़ूस बाप मुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने देता। क्या कहा तूने? मैं खड़ूस हूँ? तो फिर तू क्या है, मक्खी चूस? महेंद्र सिंघानिया थोड़ा नाराज होते हुए बोले। तो सब हंसने लगे। तो महेंद्र सिंघानिया थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, तू अकेला आया है? ये तेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? किसने कहा मैं अकेला आया हूँ? मैं तो अपनी बुढ़ापे की लाठी अपने साथ लेकर आया हूँ। ये मेरा बड़ा पोता है निशांत, पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है और अब से ये यही रखकर केएस ग्लोबल लिमिटेड को आगे लेकर जाएगा। कहते हुए देवराज जी काफी खुश नजर आ रहे थे। वही पार्टी में निशांत को देखते ही बातें शुरू हो गई थी। देवराज कपूर को सभी जानते थे। सिंघानिया की तरह ही कपूर फैमिली का ओहदा भी काफी ऊंचा था। इसके साथ ही महेंद्र सिंघानिया और देवराज कपूर एक टाइम जिगरी यार हुआ करते थे, मगर बिजनेस में एक दूसरे से कंपटीशन करते करते अब दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को ताने कस देते हैं। वही लड़कियों ने पहले निशांत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर जैसे ही उन्हें पता चला वो देवराज का बड़ा पोता है जो सालों से विदेश में था, तो उन्हें निशांत में अपना प्रिंस चार्मिंग नजर आने लगा। निशांत को देखते हुए महेंद्र सिंघानिया देवराज से जेलस हो रहे थे। उनके भी 3 पोते थे, मगर आज तक कोई भी उनके साथ किसी पार्टी में नहीं गया। निशांत ने बड़े ही रिक्वेस्ट के साथ महेंद्र जी को ग्रीट किया और उनके बाद देवेंद्र जी को। पार्टी में सभी का ध्यान सिंघानिया और कपूर्स के ऊपर था। अनन्या भी वो ये सब अरशद के कमरे की खिड़की से देख रही थी। दादाजी, अचानक से एक लड़की की आवाज आई। सभी से एक साथ उस तरफ देखा। एक गोरा चीता हैंडसम लड़का उनकी तरफ हाँफते हुए आ रहा था। उसे देखते ही अनन्या का मुंह बन गया। वो खुद से बोली, ये बेवकूफ बंदर यहाँ क्या कर रहा है? वही वो लड़का जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी, मासूम सी शक्ल के साथ देवराज जी से बोल, सॉरी दादाजी, मैं फिर से लेट हो गया। तो देवराज जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बरखुरदार, आप आ गए, वही हमारे लिए बहुत है, वरना हमने तो आपको यहाँ आने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। क्या दादाजी, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कहते हुए वो लड़का बहुत ही मासूम लग रहा था। उसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो निशांत ने कहा, ईशान अंकल को ग्रीट करो। जी भाई। हेलो महेंद्र अंकल, हेलो देवेंद्र अंकल। ईशान ने अपनी मीठी आवाज में उन्हें ग्रीट किया और बड़े ही मासूमियत से आगे बोला, अंकल, अथर्व भाई और अरशद भाई नजर नहीं आ रहे? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी अरशद भाई पार्टी में शामिल नहीं होंगे? यह सुनने के बाद सभी की नजरें महेंद्र जी के ऊपर टिक गई। ज्यादातर लोग सिर्फ उस उम्मीद के साथ आए थे कि एक बार उन्हें अरशद से बात करने का मौका मिल जाए। जहां सबकी नजरें मिस्टर सिंघानिया पर थी, वहीं कोई था जिसके गुस्से से भरी नजरें ईशान को देख रही थी। बेशर्म इंसान यहाँ भी शुरू हो गया। इसे यहाँ आने को किसने दिया? इसे तो झूमे होना चाहिए था। चिढ़ते हुए अनन्या खुद में बड़बड़ाई। उसे ईशान की बातों सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उसे अच्छे से जज कर रही थी। वही महेंद्र जी अपनी शान को बचाने के लिए झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए बोले, अरशद किसी जरूरी काम में फंस गया है, मगर उसने कहा है उसे जैसे ही टाइम मिलेगा वो पार्टी में शामिल हो जाएगा। आखी मुंबई जानती थी अरशद अपनी बात का कितना पक्का है। अगर उसने एक बार बोल दिया है वो आएगा, तो वो जरूर पार्टी में आएगा। इसी बीच पार्टी में अथर्व अपने डैड रघुवेंद्र सिंघानिया के साथ आया। उसके आते ही पार्टी में 4 चांद लग गए। अब तक जिन लड़कियों की नज़र सिर्फ निशांत को देखते नहीं थक रही थी, अब वो कंफ्यूज होकर ये सोच रही थी कि अथर्व ज्यादा हैंडसम है या निशांत।
अथर्व एक एक करके सबसे मिलने लगा। निशांत एक कॉल अटेंड करने के लिए पार्टी हॉल से कुछ समय के लिए बाहर चला गया। जब वो अंदर आ रहा था तब अनायास ही उसकी नज़र सेकंड फ्लोर की विंडो पर चली गई। वो ध्यान से विंडो पर खड़ी लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, मगर डिस्टेंस ज़्यादा और रात का समय होने की वजह से उस लड़की का फेस क्लियर तो नहीं दिख रहा था, मगर कुछ तो था जिस वजह से वो खुद को उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था। तभी अनन्या को भी एहसास हुआ कोई लगातार उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, उसकी नज़र निशांत पर गई और उसने जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए और विंडो पर कर्टन चढ़ा दिया। वही निशांत अभी भी सेकंड फ्लोर की विंडो को देख रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए ईशान वहां आया और अपने भाई को पागलों की तरह खाली विंडो को देखता पाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। धीरे से फुसफुसाते हुए निशांत के कानों में बोला, भाई क्या आपने कोई चुड़ैल देख ली? तो निशांत अपने ही ख्यालों में गुम बोला, चुड़ैल नहीं यार, वो तो परी थी। तो ईशान कंफ्यूजन होते हुए खुद से बोला, परी? और एक बार फिर से उसने खिड़की की तरफ देखा और अपने बालों को खुजलाते हुए बड़बड़ाया, फिर वो परी मुझे क्यों नहीं दिख रही? यह सुनकर निशांत अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आया और ईशान को अपने पास पाकर बोला, ईशान तू यहाँ? तो ईशान आंखें छोटी करके निशांत को घूरते हुए बोला, वही तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो निशांत नजरें चुराते हुए बोला, कुछ 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 भी तो नहीं भाई। ईशान एक पोज लेते हुए बोला, क्या भाई, बताया था ना इम्पोर्टेंट कॉल थी, बस तो मैं यही बात ही कर रहा था। फोन की तरफ इशारा करते हुए निशांत स्ट्रिक्टली बोला, हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी, आप करो बात। ईशान मासूमियत से बोला और वहां से चला गया। निशांत ने एक बार फिर विंडो को देखा और ईशान के पीछे जाते हुए बोला, ईशान सॉरी, वेट ईशान, ईशान वेट फॉर मी ईशान। 3 घंटे बीत चुके थे। पार्टी अपने आखिरी चरम पर आ चुकी थी, मगर वो अभी तक नहीं आया, जिसका इंतजार वहां मौजूद हर एक शख्स को था। अब सब आपस में ही सिंघानिया परिवार के बारे में बात करने लगे। जब सिंघानिया परिवार ने यह सुना तो उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। रघुवेंद्र जी गुस्से में बोले, मैंने तो पहले ही कहा था वो नहीं आने वाला, आप सब ने ही मेरी बात नहीं मानी। क्या ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा बकवास करना जरूरी है? थोड़ा गुस्से मगर धीरे से महेंद्र जी ने कहा। निशांत भी हर 5 मिनट में अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। उसकी पार्टी में आने का मेन मकसद ही अरशद था। ऑस्ट्रेलिया में अपने बिजनेस सेटअप करते वक्त ही उसे अरशद के बारे में पता चला था और वो अरशद के वर्क प्रोग्रेस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी अचीवमेंट से काफ़ी इम्प्रेस्ड था। वो सिर्फ एक बार अरशद से मिलना चाहता था, मगर वो कभी भी उससे मिलने में कामयाब नहीं हुआ। आज एक बार फिर उसी उम्मीद के साथ वो यहाँ आया था। अपने भाई को इतना बेसब्र होता देख ईशान बोला, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मगर आप ही मेरी बात नहीं माने। देख लेना, आज भी वो यहाँ नहीं आने वाले। तो निशांत भी फुल कॉन्फिडेंस से बोला, छोटे इस बार तू गलत और मैं सही हूँ, एक बार एंट्रेंस की तरफ देख। एंट्रेंस की तरफ? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो देखे। कहते कहते ईशान बीच में ही रुक गया। सामने से अरशद को आता देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। निशांत ने हंसते हुए ईशान की डूढ़ी ऊपर करने के बाद उसका मजाक बनाते हुए बोला, तो बताइए छोटे मियाँ, इस बार की आपकी भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हुई? तो ईशान ने मुंह बनाकर अपने बड़े भाई को देखा और फिर भी वो हंसते हुए बोला, ज़्यादा खुश मत होइए, वो भले ही यहाँ आ गए हैं मगर वो आपसे मिलेंगे नहीं। तो निशांत ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज सामने से देख लिया है, कल मिल भी लूँगा। वही पार्टी में लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ तेज हो गई। लड़कियों की नज़र अरशद को ही निहारे जा रही थी। पार्टी में आए आधे लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने कभी सामने से अरशद को देखा ही नहीं था। सब अरशद से मिलना चाहते थे, मगर उसके साथ चल रहे डैनियल और मुन्ना को देखकर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। इन सब के बीच अगर सबसे ज़्यादा खुश कोई था तो वो खुद सिंघानिया परिवार।
निया ने बड़े ही घमंड के साथ कहा। शो गर्ल्स, देख लो, आ गया तुम्हारे सपनों का प्रिंस चार्मिंग। इस पर अरशद की कजन पायल ने कहा, हाँ, मगर तुम सब बस भाई को सामने से देख सकती हो। हमारी भाभी बनने के बारे में कभी अपने सपनों में भी मत सोचना। और फिर दोनों बहनें एक दूसरे को हाई फाई देकर जोर जोर से हंसने लगी। दोनों की बात सुनकर सभी लड़कियों का चेहरा उतर गया। उन्हीं में से एक को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो थोड़ा गुस्से में बोली, निया, पायल, माना कि तुम दोनों हम सबसे अमीर हो और मिस्टर अरशद तुम्हारे भाई है, मगर एक बात याद रखना, इंसान चाहे जिस भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, चलने के लिए उसे अपने कदम जमीन पर ही रखने पड़ते हैं। ओह, जस्ट शट अप। तुम्हारी इतनी औकात नहीं तुम हमें सिंघानिया सिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे सको। उस लड़की पर भड़कते हुए पायल ने कहा तो निया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कराते हुए बोली, पायल, जस्ट इग्नोर हर। ऐसे भौंकने वाले कुत्ते तो हमें हर कदम पर मिलेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हम सबके गले में पट्टा बांधते चले। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुस्कुराते हुए पायल ने कहा। ऑफ कोर्स आई एम, निया ने कहा और दोनों बहनें फिर से हंसने लगी। हाउ डिस्ट्रस्टिंग, यार, ये दोनों बहनें ऐसे कैसे किसी का मजाक बना सकती है। कुछ दूर खड़ी एक लड़की यह सब देखकर अपनी बगल वाली लड़की से बोली तो दूसरी लड़की ने कोल्ड ड्रिंक्स का एक सिप लेते हुए कहा, वो दोनों बचपन से ही ऐसी है, तो उन्हें इग्नोर कर और पार्टी पर ध्यान दे। अच्छा, श्रुति, मिस्टर अरशद और तेरे भाई बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है ना? हिचकिचाते हुए उस लड़की ने कहा। हाँ तो? ड्रिंक का एक और सिप लेते हुए श्रुति नॉर्मली बोली, तो क्या तू अपने भाई से बोलकर एक बार, सिर्फ एक बार, मेरी मुलाकात मिस्टर अरशद से करा सकती है, प्लीज़? उस लड़की ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर ये बात कही। वही यह बात सुनकर श्रुति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अचानक से उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। वो उस लड़की पर फटते हुए बोली, ओ, अब मैं समझी, तू आज तक मेरे साथ इसलिए थी ताकि मौका पाकर मुझसे अपना काम निकलवा सके। नहीं नहीं श्रुति, तू गलत। उस लड़की ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बात को बीच में काटते हुए श्रुति बोली, मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो गलत ही सही। अब से तेरे और मेरे रास्ते अलग। खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की। कहकर श्रुति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे जाता देख वो लड़की आह भरते हुए बोली, अरे यार, ये तो बुरा मान गई। लगता है अब मुझे कोई दूसरा बकरा फंसाना पड़ेगा। वहीं अरशद सबको इग्नोर करते हुए सीधे अपने दादाजी के पास जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। ये देखकर महेंद्र सिंघानिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अभी उन्होंने चैन की सांस ली ही थी कि अरशद अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए बोला, 5 मिनट बीत चुके हैं, अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जो भी करना है जल्दी करिए, मुझे और भी जरूरी काम है। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया की छोटी आंखें गुस्से से और छोटी हो गई। अपने फेस पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए वो अरशद से बोले, क्या तुम अपने दादाजी के लिए यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा नहीं रुक सकते? नहीं, बिना समय गवाए अरशद ने कहा। दादाजी के पास कुछ और बोलने को नहीं बचा था। उन्होंने देवेंद्र को केक कटिंग की अनाउंसमेंट करने का इशारा किया। वहीं रघुवेंद्र सिंघानिया और अथर्व महेंद्र जी की दूसरी साइड में खड़े थे, मगर उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक कट हुआ। अथर्व ने सभी को केक खिलाया। वहीं अरशद बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। करीब 5 मिनट बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब बाहर बजने में बस 20 मिनट बचे थे। अरशद सबसे पहले अनन्या के कमरे में गया। उसे वहां ना पाकर अरशद अपने कमरे में आया और उसकी नज़र सोफे पर सो रही अनन्या पर गई। उसे देखते ही उसकी दिन भर की फ्रस्ट्रेशन, थकावट सब एक पल में गायब हो गई और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे बिना जगाए अरशद एक कमरे में गया। हालांकि वो रूम नहीं बल्कि एक किचन था। उसने फ्रिज खोला और उसमें से एक छोटा सा केक था। अनन्या पिछले 5 सालों से उसके हर बर्थडे पर केक बनाती थी, मगर उसने कभी खुद से अरशद को देने की हिम्मत नहीं की। हैप्पी बर्थडे, ये 2 शब्द बड़ी ही खूबसूरती से केक पर लिखे थे। अरशद केक लेकर रूम में वापस आ गया। केक टेबल पर रखते ही उसकी नज़र अनन्या के हाथों पर गई। अनन्या के हाथों में बॉक्स देखकर अरशद थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पहले कभी ये बॉक्स अनन्या के पास नहीं देखा था। उसने जैसे ही वो बॉक्स उसके हाथों से लेना चाहा,
वैसे ही अनन्या हड़बड़ाते हुए उठी और उसने वो बॉक्स अपने पीछे छुपा लिया।